हेलो 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 हेलो। नमस्कार। चला शुरू करें शुरू करें शुरू करें। हम लोग क्लास में ऐसे कहते थे, बच्चा सब कहता था जी सर। तुम लोग कम से कम यस टाइप कर दो। चला शुरू करते हैं। आज का दिमाग को एकदम कंप्लीट खोल के रखना। क्वेश्चन बड़ा जुगाड़ू जुगाड़ू है। चला उस सब जुगाड़ तो हम क्लियर कर देंगे जो आज तक नहीं हुआ होगा। टेंशन नहीं लेना है, कंप्लीट जुगाड़ है। हम क्या बार बार बोलते हैं, चला कंपटीशन का क्वेश्चन टफ होता है, ये गलत है। हार्ड होता है, ये गलत है। कंपटीशन का क्वेश्चन स्मार्ट होता है, यही सही है। ठीक है, तो हम आते हैं चला पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज एकदम दिमाग खोल के रखना, पूरा घूमेगा और जुगाड़ भी आएगा। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि साइंस किस गरिमा में पूछा जाता है। आते हैं चला पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ही तोहर दिमाग हिला देगा। एक मिस्टेक की होता है, कहता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान होते हैं। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल किस तापमान पर एक समान होते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और क्या फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल किस तापमान पर एक समान होता है। लड़का आओ न देखा ताओ, वो खोजने लगता है -40। खोजने लगता है, सेटर बेवकूफ थोड़े है, पहले ऑप्शन सेट कर देता है -40। लड़का मारा खटाक, गेल गिरले भैया भटाक, जेवे भैया बोरा में। लड़का कहेगा ओहो ये क्वेश्चन -40 डिग्री सी, खोजिए रहते ग्राहक, मामला गड़बड़ है। चला आंसर चला ये नहीं होगा। आंसर 40 डिग्री दिया हुआ है, आंसर होगा -40 डिग्री इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा, -40 डिग्री इज द राइट आंसर। अब गौर फरमाना, क्या फरमाना चला, गौर फरमाना। अब बोलोगे कैसे रे मास्टर, तो चला एगो फॉर्मूला तेरा गुरुजी पढ़ाए होंगे, C-0। एकरो फॉर्मूला पढ़ने का चला तरीका है कि फॉर्मूला कैसे पढ़ना है, ओकरो तरीका है, नहीं तो बोरा में जाएगा। तुम लोग कैसे पढ़ता है, वो देल है लूसन में भी देल है बटा 18 करके, वो फॉर्मूला पढ़ के तोरा लगता है तो कुछ कर लेगा, तो असंभव है। फॉर्मूला तुमको मेरे स्टाइल में पढ़ना होगा। मिनिमम लिमिट एक फॉर्मूला पढ़ाएंगे, 5 को बात ओकरे में रहेगा, सब एक के फॉर्मूला लागल खत्म। तुम कहेगा मास्टर बात नहीं बताओ, हम बताती। ई फॉर्मूला तोरा पढ़ाया होगा मास्टर, C-0 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 बट 100-0 खे -273 बट 373 -273 इज इक्वल टू R-0 बट R-0 बट 80-0 इज इक्वल टू F-32 बट 212 -32 इज इक्वल टू कांस्टेंट। रुक रुक रुक, एकदम धीरे धीरे चला रे। अब तोरा की करना है, कहेगा सेल्सियस स्केल पर निम्नतम मान कितना, तो कहेंगे 0, उच्चतम मान कितना, तो 100। पहले हम देखो चला, यही एक्सपीरियंस है। हम लोग क्या करते थे ना, बटा 18 वाला पढ़ाते थे, गलती करते थे, छोड़ दिए। काहे, क्वेश्चन हमको दिखने लगा। फिर हम लोग कहते थे ये निम्नतम मान है, ये उच्चतम मान है, लेकिन अब कहने का तरीका खाली बदले हैं। कहते हैं ये निम्नतम है, ये उच्चतम। पहले कहते थे देखो ये निम्नतम है, ये उच्चतम है। खाली चला ना मास्टरवा के तनी तरीका बदल जाएगा तो 50% एक्स्ट्रा बच्चा में घुस जाएगा। हम कहते थे देखो एकदम कितना माइनर सा बात है, कभी सोच के देखना। हम तो इतना इस लेवल पे जाके सोचते हैं कि ये निम्नतम है और ये उच्चतम होगा, लेकिन अब ऐसे नहीं कहते हैं। कहते ये दोनों दिख रहा है बच्चा को, ये दोनों दिख रहा है बच्चा को, ये दोनों दिख रहा है बच्चा को, ये दोनों दिख रहा है बच्चा को। तो चला हम ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे कि देखो ये छोटका है, ये हमरा से इतना छोट है, हम एकरा से इतना बड़ा है, तो लड़का को खट से समझ में आएगा। हम कहेंगे हम यहाँ है, एगो जो गोविंदा है वो घर पे है, वो हमरा से इतना छोटा है, तो इमेजिन करेगा अच्छा वो इतना छोटा है तो अच्छा कितना छोटा होगा। नहीं, ओकरा एक जगह पे छोटका बड़का दिखा दो, खट खट समझ में आए। अब जैसे यहां देखो एक जगह दिखाएंगे तोरा, ई बड़ा ई छोटा, तो सेल्सियस पे अधिकतम मान कहेगा तो 100, न्यूनतम कहेगा 0। केल्विन पर अधिकतम 373, न्यूनतम 273। र्यूमर पे अधिकतम 80, न्यूनतम 0। और फ़ारेनहाइट पे अधिकतम 212, न्यूनतम 32। अब चला देखो, अगर हम सेल्सियस स्केल पर निम्नतम की बात करें, उच्चतम केल्विन र्यूमर फ़ारेनहाइट, किसी पर निम्नतम उच्चतम की बात करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। एक और काम चला हमारा हो जाएगा, जल का अगर हम कह दें क्वथनांक, अभी लिखना नहीं,
समझना, जल का क्वथनांक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा चला, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो जल का क्वथनांक कितने चला, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ना, एक के बाद खाली टीचर अगर सोचना शुरू कर देगा ना, बच्चा के आधा टेंशन तू अपने खा लेगा। अगर यहां हो गया चला जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी, अब 100 डिग्री सी, यहां आ जाएगा 100 डिग्री सी महत्तम है। इसका मतलब यही मान 373 केल्विन एकर महत्तम के बराबर है। यही मान एकर महत्तम के बराबर है 80 डिग्री आर, यही मान एकर महत्तम के बराबर है 212 केल्विन। और अगर जल का हिमांक देखो, अब चला जमाना चला गया कि 100 डिग्री से पूछता, दाढ़ी नोचता है रे, मगर हम लगता है कटाना पड़ेगा, लेकिन कटाएंगे नहीं। दाढ़ी हमको लगता है घर जाएंगे तो कटाना पड़ जाएगा, काहे कि मम्मी के समस्या है। वो जब देखती है ना तो वो एक को बात कहती, पहले कटाओ तब अंदर आओ घर के, आना तो जल्दी से भाग। तो लगता है घर अगर जाएंगे तो कटाना पड़ेगा, काटवो करता है। दूसरी बात है घर जाएंगे ऐसा रहेंगे तो कहेगा बियाहो नहीं होगा। चला हमरा तुम लोग को अब बेड़ा पार कराएंगे, जिस दिन तो हर ग्रुप डी के परीक्षा उस दिन गुरुजी के बियाह। जल के हिमीकरण की अगर हम बात करें या हिमांक बिंदु की बात करें, चला एकदम आराम से, एकदम आराम से, एकदम कथी से चला, एकदम आराम से। जल का हिमांक की अगर हम बात करें तो जल का हिमांक देखो कितना होता है, 0 डिग्री सी, ये न्यूनतम है तो सबके न्यूनतम आपस में बराबर होता है 273 केल्विन, 0 डिग्री आर और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस सब में से कुछ दे देगा, मार लेना। तो देखो तो ये क्वेश्चन पढ़े इस स्टाइल में पढ़े, बट 18 में पढ़ते तो कुछ नहीं पता चलता। इस स्टाइल में निम्नतम उच्चतम भी पता चला, दूगो बात, क्वथनांक भी सब में पता चल गया, हिमांक भी सब में पता चल गया। तो हमारा काम हो गया। जल्दी से लिख के यस टाइप कर दो, जल्दी से लिख के यस टाइप कर दो, जल्दी से लिख के यस टाइप कर दो, जल्दी से लिख के यस टाइप कर दो। हो गलो, लिख के यस टाइप कर, हम जल्दी से मिटा दो। खाली स्टाइल तो बदलना है चला पढ़ने का। एगो लिखता है, छोड़ो ये सब बात हम नहीं कहेंगे। कहता है अगर सर दहेज लेना गुनाह है तो सरकारी दूल्हा भी खोजना गुनाह है। मारेंगे चुट्टा सरकारी गुनाह, ऐसा बात करता है। मतलब तो नहीं कर नौकरी, जेबा बोरा में जो हो बिया है कि वो नहीं है। तो अब देखो चला ये हो गया। अब हमको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के स्केल पर कितने पर बराबर होगा, तो हम उस दोनों को जिसमें जिसमें कहेगा ना उस दोनों वाला फॉर्मूला बराबर कर लेते हैं। C - 0 बटा 100 - 0 इज इक्वल टू F - 32 बटा 212 - 32 कर लिए चला। अब देखो क्या करना, मान लेते हैं x पर बराबर है, x - 0 बटा 100 - 0 इज इक्वल टू x - 32 बट 212 -32। मान लेते हैं कि x वो टेम्परेचर है, कहता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल किस तापमान पर बराबर है। यहां से जब x के लिए तुम इसको चला हमार भाई हमार सॉल्व करेगा, ये आ जाएगा -40 डिग्री रे चला। अगर तुम सेल्सियस कहेगा तो सेल्सियस कहेगा तो फ़ारेनहाइट कहेगा, हमारे x का ही नहीं, हमारे फ़ारेनहाइट, इसलिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट नहीं कहते, -40 डिग्री कहते हैं। यहां हड़बड़ा के जब मारेगा वो बोरा में जाएगा। जल्दी से लिख लो, जल्दी से सॉल्यूशन लिख, जल्दी से सॉल्यूशन लिख लिया, जल्दी से लिख, हम नेक्स्ट में जाएंगे। लिख लिया होगा। अगला चला की है क्वेश्चन में। देखो हम 3 गो कॉन्सेप्ट लाए हैं। क्वेश्चन तो कंप्लीट इधर से है, खाली पढ़ता है। एक बार तू पढ़ और तब हम तेरा बताएंगे कि मामला की है। एक बार, मात्र एक बार पढ़। अब देखो कहता है धन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर। चला रे, धन वस्तु तो खाली यहीं तो बच्चा कंफ्यूज है। धन वस्तु का मतलब है चला घन वस्तु, धन घन मतलब ठोस वस्तु। वर्डिंग के खाली समस्या, सॉलिड बॉडी। वस्तु में ऊष्मा चालन की दर डैश पर निर्भर नहीं करती। यानी चला ये ठोस वस्तु है, इसमें ऊष्मा चालित हो रहा है, यहां गर्म करेंगे, आई गर्म होके एकरा हाथ में गर्मी लगेगा, छोलनी रे चला। जो लोग बाहर के हैं उनके लिए हम कहते हैं जकरा से खाना बनाते हैं, आप पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं उसको। ये रॉड मान लो ना, रॉड तो जानिए रहे हैं सर। ये रॉड को गर्म करेंगे यहां, तो यहां से गर्मी ऐसे पहुंचेगी इधर, एकरा गर्मी लगेगा।
कहता है ठोस वस्तु में ऊष्मा चालन की दर डैश पर निर्भर नहीं करती। तो देखो, तो सामग्री की घनता पर निर्भर करती। घनता मतलब डेंसिटी, सघनता मतलब डेंसिटी। तो ऑब्वियसली चला लोहा में तेजी से जाएगा और लकड़ी में धीरे धीरे जाएगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ तेजी से ऊष्मा का चालन होगा और लकड़ी में तो एकदम धीरे धीरे होगा, जबकि देखो इसकी सघनता कम है, इसकी सघनता ज्यादा है। तो अगर हम सघनता की बात करें, सघनता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चालन होता है। सघनता ज्यादा होगा तो चालन ज्यादा होगा, और सघनता मतलब डेंसिटी हो गया। जो ज्यादा सघन है तो ज्यादा चालन होगा, कम सघन है तो कम चालन होगा। तो ऑब्वियसली इस पर निर्भर करती है। कह रहा नहीं करती है। सामग्री का आयाम, आयाम का चला यहां मतलब होता है लंबाई। चला रे बॉल का ऐसा मतलब न्यूटन हमारे डिस्कशन से नहीं फंसेगा, वो तू ऑलरेडी जानता है। विद्युत धारा कैसा मतलब एम्पियर हमरा से नहीं फंसेगा, वो तू ऑलरेडी जानता है, वो तोरे से फंसेगा। सामग्री का आयाम मतलब लंबाई, ऑब्वियसली निर्भर करता है। चला ये लंबाई जितना ज्यादा होगा चालन उतना तेजी कम होगा। अगर बहुत लंबा होगा तो धीरे धीरे तब वहां तक पहुंचेगा। इसका मतलब आयाम यानी लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा अगर हम बात करें तो आयाम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 by लंबाई, यानी लंबाई ज्यादा होगा तो चालन, लंबाई नहीं, आयाम का मतलब यहां पर रुक एकदम आराम से चला के नहीं लो रे। आयाम का मतलब चला यहां तनिए ठो हम देखेंगे इसको, और यहां हम कह सकते हैं कि चालकता जो है वो या चालन जो है, अगर हम ऐसे कह दें कि लंबाई या आयाम समानुपाती होता है चला चालन के। व्युत्क्रमानुपाती ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है चालन के। हम फिर से समझाते हैं, हड़बड़ाना ना, चालन के, क्योंकि चला जितना ज्यादा लंबाई होगा उतना ज्यादा समय लगेगा पहुंचने में। ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। उसके बाद कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तुम ये देखो गौर से, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर हम यही बात करें चला अधातु की तो इसके बाह्यतम कक्षा में 6 7 8 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है। धातु में ऊष्मा का चालन होता है जबकि अधातु में नहीं होता है। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी निर्भर करता है। लेकिन चला घर्षण पर निर्भर करता है क्या? अगर हम किसी वस्तु को गर्म कर रहे हैं और यहां पर ऐसे ऐसे हम रगड़ेंगे तो क्या उससे जल्दी गर्म हो जाएगी? यहां की गर्मी जल्दी पहुंच जाएगी? यहां एकदम नहीं पहुंचेगी। तो कहेंगे भैया घर्षण पर निर्भर नहीं करता है। तुम खाली लिख लो चालन निर्भर करता है। हेडिंग दे दो भाई मेरे, चालन निर्भर करता, चालन निर्भर लिखनो है। खाली एकदम कुड़ियाते कुड़ियाते देख लोगे तो नहीं होगा। चालन निर्भर करता किस पर करता? तो देख लो चालन निर्भर करता देखो तुम्हारे सामने है। सघनता समानुपाती होता है चालन के, लंबाई या आयाम व्युत्क्रमानुपाती होता है चालन के। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में और बढ़िया से लिख लो। चालन ऐसे लिखो, छोड़ो उतना झोल झाल हम लिखा देते हैं। तुमको लिखना बहुत जरूरी है चला, ना तो जब बोरा में खाली देखे से ना हो। तो चालन निर्भर करता तो लिख लो पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ब्रैकेट में लिख लेगा समझने के लिए। धातु सुचालक और अधातु होता है कुचालक। अधातु कुचालक होता है और अलग अलग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। दूसरा अगर हम बात करें सघनता, चालन जो है, चालन ऊष्मा का जो है, यहाँ ऊष्मा कर लेना, ऊष्मा का चालन जो है समानुपाती होता है सघनता के। सघनता मतलब डेंसिटी के। और अगर हम तीसरे की बात करें तो चालन जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/लंबाई या आयाम के। जल्दी से लिख, राइट इट डाउन, जल्दी से लिखी तीनों पॉइंट। घर्षण पर निर्भर नहीं करता। ऐसा है कि रॉड को गर्म कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हम ऐसे ऐसे करेंगे तो वहां की गर्मी जल्दी पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसलिए जल्दी से लिख, राइट इट डाउन। हो गया? ऊष्मा चालन निर्भर करता, ऊष्मा चालन चला निर्भर करता। जल्दी लिख इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, क्योंकि धातु सुचालक और धातु कुचालक दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग। उसके बाद चालन समानुपाती होता है सघनता के, चालन व्युत्क्रमानुपाती होता है लंबाई के। ज्यादा लंबा होगा धीरे धीरे चालन होगा, कम लंबा होगा तुरंत गर्मा जाएगा। जल्दी लिख 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 आगे बढ़े।
आगे बढ़े, एकदम आराम से चला पड़ेगा, ये साइंस है, तो हम नाच गा के तो एकदम नहीं दिखा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ा सकते हैं। हो गया। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्या है चला, अगला कहता है इंफ्रारे किरण क्या है। ये चला एकदम सिंपल, कहता है इसमें तुम कहेगा ना तो तोरा हम बड़ा गड़बड़ स्थिति अगर हम दिखा देंगे। इंफ्रारे किरण क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते की कह रहा है क्वेश्चन, तोरा अपने पता चल जाएगा कि इंफ्रारे किरण क्या है, और ये तोरा आंसर अपने आप पता चल जाएगा कि मामला क्या है। पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज द आंसर, व्हाट, बताओ आंसर पहले क्या होगा, व्हाट इज द आंसर, आंसर बता चला की होगा, व्हाट इज द आंसर, इंफ्रारे किरण। इसमें तुम क्या मारेगा, हमको खाली बताओ तुम क्या इसमें चूज करेगा कि इंफ्रारे किरणें क्या है। देखो जबकि थ्योरी क्या है वो हम थोड़ा बता देते हैं। थ्योरी है चला कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, ध्यान देना, थ्योरी क्या है वो हम तुमको बताते हैं, एकदम आराम से सीखना। कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग में आता है चला एक जुगाड़ है याद करने का, साइंस के मतलब है चला जुगाड़, और जुगाड़े से तो हर काम होगा। गा ए प गा ए गाए पौधरी अशुरेदी, तुमको याद रखना है। विद्युत चुंबकीय तरंग का अगर लिस्ट की बात करें तो लिस्ट होता है चला गा ए पौधरी अशुरेदी। तोरा पते नहीं कहेगा निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, पते नहीं चलेगा तोरा की है विद्युत चुंबकीय तरंग, तो तोरा हम जुगाड़ बताते हैं। देखो गा बोले गाए पौधरी अशुरेदी, गाए पौधरी अशुरेदी, गाए पौधरी अशुरेदी, 40 को क्वेश्चन एक हम बनवा देंगे जुगाड़ से। गा ए पौधरी अशुरेदी, गा ए पौधरी अशुरेदी, गा ए पौधरी अशुरेदी। अब गा बोले तो चला गामा, ए बोले तो एक्स किरण, प बोले तो पराबैंगनी, दी बोले तो दृश्य, अ बोले तो अवरक्त। इसका एक बार क्वेश्चन हम और सिखाएंगे चला, तोरा टेंशन नहीं लेना, कैसे बनाना है। सूक्ष्म, रेडियो, दीर्घ। चला रे, ये जो अवरक्त है इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रा, अवरक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंफ्रा। अब पहले एक लिख तो जल्दी से हम फिर बताते हैं कि मामला है कर, पहले लिख तब हम बताते हैं कि मामला है। विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर हम बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या मामला हम बताते हैं, गाए पौधरी अशुरेदी लिख दिया, इसका मतलब अवरक्त किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब लेकिन क्वेश्चन पर आते हैं। अब चला तरंग को दो भाग में बांटा गया है, ये लिख लिया होगा, अगर तुम नहीं लिखा जल्दी लिख, नहीं लिखा जल्दी लिख। गाए पौधरी अशुरेदी, गाए पौधरी अशुरेदी, इतना थोड़े लिखना है तामझाम, गाए पौधरी अशुरेदी। अब आ जाओ इधर, तरंग हम कहते हैं भैया दो प्रकार का, एक हो गलो ट्रांसवर्स और एक हो गलो लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स का मतलब हुआ चला अनुप्रस्थ, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हुआ अनुदैर्ध्य। टेंशन नहीं लेना है, कुछ भाई हमारे आज उड़ीसा से फोन किए थे कि उनको लैंग्वेज में इंग्लिश भी चाहिए, तो सर धीरे धीरे हम लोग करेंगे, अभी तो थोड़ा सा बुक में उलझे हुए हैं। ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ होता है या अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ मतलब ऐसे ऐसे होगा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा होगा। अब चला इसमें अगर हम बांटते हैं तो अनुदैर्ध्य में तुम्हारा आ गया साउंड, यहां एग्जांपल लिख ले हैं, एक और एग्जांपल है चला ध्वनि, हम बार बार बोलेंगे, इतना बार बोलेंगे कि तोरा 100% याद हो जाएगा। ध्वनि 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 ध्वनि, या कहते हैं ध्वनि के अलावे अगर हम बात करें चला तो दाब तरंग इसी को कहते हैं, इसी को चला हम प्रत्यास्थ तरंग कहते हैं, प्रत्यास्थ तरंग कहते हैं, या इसी तरंग कहते हैं। इसके अलावे जो भी तरंग है वो इसमें आ जाता है, जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंग। पहले समझो क्वेश्चन, जो तेरा पता नहीं चलता है कि रिजल्ट काहे नहीं हो रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग इसी में आ जाएगा, वो वैसे तो इसको छोड़ के सब इसमें आ जाएगा। प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग जे तुम जानता है, जो जानता है, जो
जो जो जानता है तुम, कुछो आनर बकरी बिलाई जे कहेगा, वो सब आ गया तुम्हारा अनुप्रस्थ में। अब चला एगो बात बोलो एकदम आराम से। हम जानते हैं कि इंफ्रारे किरण क्या है, तो भैया इंफ्रारे किरण कहता है विद्युत, यहां ही कहता है कि इंफ्रारे किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक ऑप्शन तो यो देल है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी एक ऑप्शन में है। और यहां तुम कहा है, अभी देखो मिट गया, यहां तुमने कहा है कि इसमें आ गया तुम्हारा ध्वनि अनुदैर्ध्य में, एकदम फिर से हम लिखेंगे फिर से, काहे कि क्वेश्चन ऐसा है। यहां आ गया तुम्हारा अनुप्रस्थ, तो चला यहां है ध्वनि, और यहां है तुम्हारा ध्वनि के अलावे ध्वनि तरंग, दाब तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, ये सब इसमें आ गया। इसमें आ गया चला तो विद्युत चुंबकीय तरंग, यही ना आ गया। तो अब चला कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग में सब आ गया, इसका मतलब अनुप्रस्थ तरंग, यानी इंफ्रारेड विद्युत चुंबकीय तरंग है तो वो भैया क्या है, अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ भी एक ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो ना, विद्युत चुंबकीय तरंग तो है ही है अवरक्त, और विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग भी होता है, वो ऑप्शन में है। केने मारबे बनतो नहीं बनतो, झोल छे एकरा में। अब बता आंसर हमरा की हो। अब देखो, अब तुम कहेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग, इस लाइन को खाली हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम कहेंगे अवरक्त किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। इस लाइन को हम ये कह सकते हैं क्या, अवरक्त किरण अनुप्रस्थ तरंग है इसलिए वह विद्युत चुंबकीय तरंग? नहीं, हम इसको देखो एक लाइन में डिफाइन करेंगे। क्या इसको हम चला एक लाइन में डिफाइन करेंगे, और वो क्या करेंगे, हम कहेंगे विद्युत नहीं, अवरक्त किरण, ध्यान देना, ये तुम अपने जीवन का सबसे अभूतपूर्व क्वेश्चन कह सकता है। कहते हैं अवरक्त किरण, अवरक्त जिसको आप इंफ्रा कहते हैं, इंफ्रा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ है। तो चला रही, हम कहेंगे हम आदमी है जो कि बड़ा डेंजर है, राम आदमी है जो कि बड़ा डेंजर है। क्या पढ़ाएगा चला इतना डेप्थ में, 1300 फीट नीचे है। राम आदमी है जो कि बड़ा डेंजर है, तो हम कहेंगे राम क्या है, तो कहेगा आदमी है। ये थोड़े कहेगा राम क्या है तो कहेगा डेंजर है, नहीं, राम आदमी है, और आदमी है नहीं मिल रहा है ऑप्शन में तो नाम डेंजर है। प्रकृति सेकेंडरी ऑप्शन होगा, जबकि मूल जो वो आदमी है वो पहला आंसर होगा। तो ये तुम्हारा पहला आंसर होगा और ये तुम्हारा सेकंड आंसर होगा। राइट इट डाउन, ये लाइन जरूर लिखना। अवरक्त किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ है, कहते हैं अवरक्त आदमी है जो कि डेंजर है। राइट इट डाउन, जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख। हो गलो, हो गलो। इसलिए चला जो मूल बात है वो आंसर होगा, वो नहीं रहेगा तो प्रकृति होगा, जबकि दोनों सही है। अगला, वायु में 0 डिग्री से तापमान पर ध्वनि की गति। हाय अल्लाह, हम बोले थे ना बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है यार, डेली सेट करेंगे। ऐसा जुगाड़ में सीढ़ी बनाएंगे तो दम निकाल देंगे, और लास्ट में तू क्वेश्चन के दम निकाल देगा। कहते हैं 0 डिग्री, वायु में 0 डिग्री सी पर ध्वनि की गति। तो लड़का को तो मास्टरवा लिखा दिया है, क्या लिखा दिया है, 0 डिग्री सी पर ध्वनि की गति सब किताब में लिखल है 332 मीटर पर सेकेंड। चला री बन तो ऑप्शन है 332। हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग में खनक रहा, अरे बाप रे बाप, तो मिला था सेट में। नहीं खनक रहा होगा तो मत पढ़ो, हम पढ़ा रहे हैं, एकदम खनक रहा होगा अगर तू ओरिजिनल बच्चा है। कहता है वायु में 0 डिग्री सी तापमान पर ध्वनि की गति मास्टर लिखा था 332, गेलो जमाना। अब आग लो चला, 332 भी रहेगा, 331 भी रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर होगा, ये नहीं रहेगा तो सेकंड आंसर होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 331 के अप्रॉक्स होता है, जिसको हम 332 मान लेते हैं। अब चला मामला की है, कहता सब ऑप्शन है 330 तो होगा नहीं, तो एक काट दो, एकरो काट दो। अब 331 में झोल कर दिया,
331 में झोल किया इसको मीटर प्रति सेकंड कर दिया, इसको मीटर सेकंड कर दिया। चूंकि वेग है तो डेप्थ में चला बेसिक नहीं पढ़ेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तुम हमसे नहीं पढ़ो, लेकिन नोट्स पढ़ो, किताब पढ़ो, तुम्हारा काम हो, कोशिश करो यूनिट एंड डायमेंशन को बहुत अच्छे से पढ़ने का। ये 332 मीटर 331 मीटर प्रति सेकंड है, आई 331 मीटर सेकंड है, तो वेग कह रहा था मीटर सेकंड थोड़ा होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा आंसर। यू विल गेट द आंसर। जल्दी से छाप, जल्दी से छाप, जल्दी से छाप, छापा रे, छापा, अरे छाप लगे ना भाई हमर सोना हमर, जल्दी लिख। तुम कह रहा है अच्छा आज पैसा लिए तो भाई करते हैं, अरे दुष्टी बैच देखो तो ये बैच अगर हम पढ़ाते तो कम से कम 30 से 40 लाख का बैच बनता है, ये खाली उतना हम तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। सुबह वाला भी उतना ही का बनता, लेकिन फिर भी हम तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे तो करेंगे, ठीक ना। और तू भी मेरी मदद कर रहा है, इसके लिए हम तहे दिल से सर धन्यवाद देते हैं तुमको। और ये समझो चला कि अगर हम पढ़ा रहे हैं अभी और डेली 1 लाख बच्चा हमको मेरा वीडियो 60, 70, 80 हजार तो सेम डे देख लेता है, और 2 से 3 दिन में 1 लाख बच्चा देख लेता है, 1.5 लाख बच्चा देख लेता है, 2 लाख बच्चा 3 लाख तक देख लेता है। तो 3 लाख बच्चा अगर चला 100 टका करके भी दिया तो तुम सोच सकता है कि 3 करोड़ टका हुआ खाली ये महीना के, 1 महीना के। लेकिन थोड़ा टेंशन नहीं लेना है, एकदम एग्जाम तक बहुत बच्चा लिखता है कि सर ये चलेगा कि नहीं, कि सब पेडे में चल जाएगा। चला 99 टका तेरा पेडे लगता है, अब भीख मांग ले तोरा से बता। हम जबकि तेरा बता दिए हैं तब भी ऐसा चला, ये गलत काम मत करो। चला अब इतना तो सोचो कि 4 घंटा पढ़ा रहे हैं और तुम हमको 230 टका महीना नहीं देगा, तब जे तोरा वाजिब लगता है तू जितना लिख सकता है। हम तो कहते हैं गालिए लिखो, दिल करे, कहीं कोई समस्या नहीं। अब आ जाओ चला इधर, कहते हैं तो आंसर मिल गया तुमको। अगला में चलते हैं, देखो झोल है, झोल कथी है, जुगाड़। देखो जुगाड़ कितना तगड़ा जुगाड़ मारेंगे फायरिंग, तू हमारा जब तक जिएगा तब तक याद रखेगा। अच्छा चला ये सब क्वेश्चन तो पूछता न है, की क्वेश्चन पूछता है, डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। चला रे तोरा एग्जाम हॉल में नहीं होता है अवतल मारे कि उत्तल मारे, कितनों पढ़ के जाओ, मास्टरबा हेते भाथेड़े पढ़ा दिया, बतेड़े नहीं मतलब दिल्ली वगैरह के लोग देख रहे हैं बहुत ज्यादा पढ़ा देता है। अब वहां आप जाते हैं ना तो 60% ब्रेन ऐसे कंफ्यूज करते, कहते उत्तल मारे कि अवतल मारे, तो वहां चलता है गुरुजी का जुगाड़। बोलो कैसे, ना उत्तल तो और अवतल, 150% की गारंटी, ना उत्तल अवतल नहीं होगा, अवतल उत्तल नहीं होगा आज के बाद। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष में कहता है ऊपर कौन नीचे कौन, ऊपर अवतल के नीचे उत्तल और ऊपर उत्तल के नीचे अवतल। बड़ा टेंशन है, लेकिन वो आगे सेटिंग है ऊपर। अब गौर फरमाना, डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों के द्वारा किया जाता था। हम तो थोड़ा थ्योरी देख लो दे दिए, निकट दृष्टि दोष है तो भैया दोष में यहाँ रेटिना से पहले, बाप रे एकरों में झोल है। क्वेश्चन पूछता है रेटिना से पहले कि रेटिना के बाद, लेकिन ये आगे हम लपेटेंगे। तो यहां चला हम देखो अवतल लेंस लगा दिए हैं, ये अभी बेसिक क्वेश्चन दिए हैं, एकरों में झोल है। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगा दिए, देखो ना उत्तल लेंस लगा दिए, आंख में पहले पीछे चल जाता था प्रतिबिंब, अब जगह पर आ गया। यहां पर अवतल लेंस लगा दिए, यहां चल प्रतिबिंब बनता था, अब सर जगह पर चल गया। ठीक है, अब देखो चला, अब मामला की है, मामला ये है चला कि डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति लोगों के लिए किया जाता है। तो अब तुम मास्टरवा पढ़ा दिया निकट दृष्टि दोष अवतल और दूर दृष्टि दोष उत्तल, एग्जाम हॉल में तू उत्तल का मार रहा है अवतल, अवतल का मार रहा है उत्तल, होता है कि ना। देखो जुगाड़, जुगाड़ देखो चला जुगाड़। और जुगाड़ अगर बढ़िया लगे तो गुरुजी के लिए एक लाइक नहीं, लाइक फैक नहीं करना, छोटा सा सब कहने सब्सक्राइब तो करवे नहीं करता है, कहता है कि ओहो सब्सक्राइब करेंगे। दुष्ट सब इतना बच्चा वीडियो देखता है और गुरुजी के सब्सक्राइबर पर सब हंस रहा है, हमरा इतना कहता है अच्छा आपका कितना सब्सक्राइबर है, हम कहते हैं 1.5 लाख, कहता अच्छा 1.5 लाख है, दुष्ट है तुम लोग, ठीक ना। देखो लेकिन पढ़ चला, वो सब काम नहीं कर, लेकिन पढ़ जरूर। देखो जुगाड़, जुगाड़ देखो, निकट दूर, तोरा पास तो 2 लेंसे है, एगो अवतल एगो उत्तल, यही दुगुन से एगो भर देना है। जे सबसे ज्यादा तू बढ़िया जानता है वही एग्जाम में गलती होता है। चला रे अब गौर से देखो तो एक स्पेलिंग बड़ा है, एक स्पेलिंग छोटा है, बड़ा
स्पेलिंग छोटा स्पेलिंग। तो बड़का को दे दो बड़का, ये दोनों में बड़का बड़ा स्पेलिंग कौन है? अवतल की उत्तल। तो कहेंगे अवतल एकरा में 1 2 3 4 लेटर है, एकरा में 1 2 3 लेटर है। तो कहेंगे बड़का का बड़का, छोटका के छोटका, बड़का के बड़का, छोटका के छोटका। हमरा ई नहीं याद रखना है। देखो तू कैसे याद रखेगा, तू कहेगा निकट दृष्टिदोष अवतल लेंस, निकट दृष्टिदोष अवतल लेंस, निकट दृष्टिदोष अवतल लेंस, निकट दृष्टिदोष अवतल लेंस, दूर दृष्टिदोष उत्तल लेंस, दूर दृष्टिदोष उत्तल लेंस, दूर दृष्टिदोष उत्तल लेंस। एग्जाम हॉल में हो जाए तो दूर दृष्टिदोष अवतल लेंस और निकट दृष्टिदोष उत्तल लेंस। लेकिन हम कैसे याद रखेंगे? हम कहेंगे बड़का के बड़का, छोटका के छोटका, बड़का के बड़का, छोटका के छोटका, बड़का के बड़का, छोटका के छोटका। हम नहीं कहेंगे निकट दृष्टिदोष उत्तल लेंस, दूर दृष्टिदोष अवतल लेंस, गड़बड़ हो जाते। एग्जाम हॉल में उल्टा होबे करेगा। तो हम ऐसा यादें नहीं करेंगे। हम कहेंगे बड़का के बड़का, छोटका के छोटका, बड़का के बड़का, छोटका के छोटका, बड़का के बड़का, छोटका के छोटा, छोटा छोटा बड़ा छोटा। गेलो ना क्वेश्चन में आता है। देखो हम कितना बढ़िया पढ़ाते हैं, चला, इसीलिए तुम लोग मेरा तारीफ क्या करो। डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। जब ये कहा निकट, तो हम जानते हैं दूर के स्पेलिंग छोटका, तो बड़का के बड़का, छोटका के छोटका, बड़का के बड़का, छोटका के छोटका। यू विल गेट द आंसर। चला, यू विल गेट द आंसर। चला जल्दी से लिख, जल्दी लिख। होगलो, ये फिगर तिगर अभी नहीं बनाना है, हम जुगाड़े से काम चल जाएगा, फिगर बनाने की जरूरत। कहता है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। चला, ये भाई हमार चचा हमार भोजन कर रहे हैं, इससे प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापेंगे? एकदम सर ने कहते हैं इतना कैलोरी ऊर्जा बर्न हो जाएगा अगर आप एक्सरसाइज करोगे। इसका मतलब हमारे अंदर जो हम खाना खाते हैं ऊर्जा कैलोरी में होता है और उसी को हम बर्न करते हैं। तो कहता है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापते हैं? तो कहते हैं कैलोरीज में। कैसे नापते हैं? चला, कैलोरीज में, फैट में नहीं नापते हैं। फैट तो हो गया चर्बी रे। चला, केल्विन देखो, चला कल बोले थे ताप के कौन मात्रक है जुगाड़, हम तोरा ये बोले थे, एकरा पर पूरा ध्यान देना। ताप के एसआई मात्रक केल्विन है और ताप के सीजीएस मात्रक सेल्सियस है। पूरा इधर डाल देंगे, एग्जाम हॉल में सट सट लगता। खाली कंडीशन अप्लाई। तू कहेगा कितना घंटा पढ़े साइंस? साइंस चला 5 घंटा, 5 घंटा मैथ, 10 घंटा, 3 घंटा रीजनिंग, 13 घंटा, 2 घंटा करंट अफेयर्स, 15 घंटा। सड़ ले जाए दे, कहीं रुकने का जरूरत नहीं है। कहते हैं एम्पियर ये सब हम नहीं पढ़ाते हैं। धारा थारा के ऐसा ही मात्रक है, पूछता खूब है, सबसे बेसी यही पूछता है। ये मत कहना गए जैसा मास्टरवा नहीं पढ़ाता है वही पूछता है, ये हम जानते हैं कि तोरा आता है। अगला, एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचार? आगे माए हमारे लाइफ में अगर टॉप 10 क्वेश्चन कोई कहेगा ना, आज से हम 1-2 गो निकाल लेंगे, 1-2 गो निकाल लेंगे। इहो में ओकरे दम है। तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मारे कथी। तुम कहेगा मास्टर तनी बताओ तो, चालकता जानता है? अच्छा चला रे, देखो मतलब कॉन्सेप्ट देखो, मेरा बड़ाई करना ठीक ना, खाली कॉन्सेप्ट देखो हम तेरा देते हैं। कॉन्सेप्ट वो देंगे चला ना कि तुम्हारे महबूबा बगल वाले कमरे में होगी तो तू ओकरा भूल जाएगा। 150% की गारंटी, खाली समझो। देखो गुरु जी का वो चला रे, मान लो हम मैन है, हमारा अंदर बहुत अधिक शक्ति आ गया तो कहते हैं हम सुपरमैन है। तो कोई चालन करता है और कोई बहुत ज्यादा चालन कर देगा तो कहेंगे अति चालक। एगो है चालक, अब बहुत ज्यादा चालन कर देगा तो अति चालक। एगो है कुचालक, अर्धचालक, ओकरा हम बाद में बात करेंगे। पहले तो जो चालक बहुत ज्यादा चालन कर देगा तो अति चालक। एगो मैन अब बहुत ज्यादा पावर हो जाएगा सुपरमैन। तो एगो कंडक्टर अब बहुत ज्यादा पावर हो जाएगा सुपर कंडक्टर। बहुत ज्यादा एगो चालक चालन करेगा, कंडक्टर अब बहुत ज्यादा चालन करेगा सुपर कंडक्टर। एक्सपीरियंस देखो गुरु जी का। अब देखो चला, कहते हैं अब तोरा तैयो नहीं बनतो, बना लेवे क्वेश्चन, बना के देखा तोरा हम बुझ जबो। क्वेश्चन कहता है एक पदार्थ क्या होने पर अति चालक? तो हम तोरा की कहे अति चालक, अति चालक। तो चला रे, एगो चीज तुम जानती है, पहला पॉइंट यही लिखना कि जानती है कि चालकता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के। चालकता व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के, यानी हम देख रहा पर 1 घंटा पढ़ाएंगे ना तो यो कम है। प्रतिरोध मतलब विरोध। तू नॉर्मली कहते हैं हमारा विरोध नहीं कर,
तार कहता है हमार प्रतिरोध नहीं कर, यानी विरोध नहीं कर, हम जो जा रहे हैं करंट हमारा विरोध करेगा तो नाम रख देंगे हम प्रतिरोध। हम आदमी नहीं है, करंट कहता है, हम तार कहता है हम आदमी नहीं है तू, तो तुम्हारा नाम विरोध नहीं रखेंगे, तू हमारा विरोध करेगा तो हम तुम्हारा नाम रख देंगे प्रतिरोध। तो कहते हैं प्रतिरोध यानी विरोध, विरोध ज्यादा होगा तो चालन कम होगा। प्रतिरोध यानी विरोध ज्यादा होगा, चालन कम होगा, विरोध कम होगा, चालन अधिक होगा। तो अब चला अगर अति चालक है, अति चालक मतलब बहुत ज्यादा चालकता, अब बहुत ज्यादा चालकता मतलब बहुत कम प्रतिरोध, बहुत कम प्रतिरोध। रुक 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 न रे, एकदम आराम से। बहुत ज्यादा प्रतिरोध होगा तो बहुत कम चालकता, बहुत ज्यादा प्रतिरोध होगा तो बहुत कम चालकता। तो चला जब बहुत अधिक चालकता कब होगा, जब बहुत कम प्रतिरोध होगा। उल्टा न है, ये बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा चालकता तो बहुत कम प्रतिरोध, यानी बहुत ज्यादा चालकता। अति चालक कब होगा, अति चालक कब होगा, जब बहुत ज्यादा चालन होगा, बहुत अधिक चालन। रुक, बहुत चालन होगा, जैसे बहुत ज्यादा पावर हो जाएगा तो सुपरमैन। तो चला इसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। की कहते हैं, चला एकदम आराम से, सुपर कंडक्टर। हम कहते हैं जब बहुत ज्यादा चालन हो जाएगा, बहुत ज्यादा चालन हो जाएगा, चालक नहीं रहेगा वो अति चालक, सुपर कंडक्टर हो जाएगा, मैन नहीं रहेगा, सुपरमैन हो जाएगा, और तब बहुत कम प्रतिरोध होगा। लेकिन ऑप्शन में तो है, ऑप्शन खोजो। कहता है एक पदार्थ में क्या होने पर अति चालक, अति चालक मतलब बहुत ज्यादा चालन, बहुत ज्यादा चालन मतलब बहुत ज्यादा चालन मतलब बहुत कम प्रतिरोध, बहुत कम प्रतिरोध। अब कहता है चला प्रतिरोध का मान ऋणात्मक होता है, प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध का मान शून्य होगा। हम तरह पढ़ा दिए बहुत कम प्रतिरोध, तो ऑप्शन में है ये है, मार के चलो, नहीं तो कुछ लड़का ऋणात्मक को मार देगा। प्रतिरोध ऋणात्मक नहीं होता और सबसे कम प्रतिरोध शून्य होता है। देखो ना, एगो नोट लिखा देंगे तो हर काम खत्म। लिखावे के मैंने चला एक जुगाड़ है, कैसे लिखाना है। प्रतिरोध की कहते हैं गुरुजी, प्रतिरोध, प्रतिरोध ध्यान देना, ऋणात्मक, यहां ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं होता और सबसे कम। चला रे, तू सोच रहा होगा कि अभी कनिया समझ में आया, टेंशन नहीं ले, 2-3 बार आगे और सेट कर देंगे। एक चचा जो होगा ओकरो सेट कर देंगे, एक भतीजा जो होगा ओकरो सेट कर देंगे, फिर बापों को बता देंगे, तो और काम हो जाएगा। कहते प्रतिरोध ऋणात्मक नहीं होता और सबसे कम, और सबसे कम, सबसे कम की होता तो शून्य होता। प्रतिरोध ऋणात्मक नहीं होता और सबसे कम कितना होता, शून्य। हम क्या बोले, अति चालक होगा तो बहुत कम प्रतिरोध, अब बहुत कम प्रतिरोध मतलब सबसे कम प्रतिरोध, सबसे कम प्रतिरोध मतलब शून्य। तो ये आंसर हो जाएगा पहला। इन नहीं रहेगा चला, तो एग्जैक्ट आंसर चूंकि ये है, इन नहीं रहेगा तो हो जाए तो चला सेकेंड। तुम कहेगा मास्टर बार लिखे कैसे, पहला पॉइंट ही लिख, दूसरा पॉइंट ही लिख, और तेसर का पॉइंट ही लिखा, जल्दी जल्दी छाप देते चला, मतलब छाप दो तो चला। हम ये भूल जाते हैं कि अब चला सारे लोग पढ़ते हैं, बिहार के बाहर के भी, यूपी झारखंड सारे लोग पढ़ते हैं, इसलिए अब हमको मदर टंग में नहीं पढ़ाना है। एक पदार्थ में क्या अति चालक, अति चालक होगा बहुत कम प्रतिरोध, बहुत कम प्रतिरोध कितना हो जाता है, शून्य, इसलिए ये पहला आंसर होगा। ये नहीं रहेगा तो ये होगा आंसर। जल्दी से लिख, जल्दी से लिख, जल्दी से लिख, लिख के यस टाइप कर, जल्दी चला। हो गलो, हो गलो, हो गलो रे। हो गलो चला, हो गलो, एकदम टेंशन नहीं ले। यहां 2% हम बोले जो हमसे अगर पढ़ना तो सीढ़ी सेट है, और नहीं तो पते नहीं चलेगा कौन क्वेश्चन कब आए। हम तोरा रिवीजन हो हम अपने हिसाब से करवा देंगे अपने अपने समय पर, हम एक चचा, एक भतीजा, एक बेटा सबको पढ़ा देंगे, फिर बापों को एक बार रिवीजन कर देंगे, तब तोरा बुझाएगा न जब बोरा में। तो एक बार पढ़ने से चला, अगर यहां तोरा अभी हम पढ़ा ना 2% तोरा समझ में आ गया तो हर काम हो गया बस। अब अगले क्वेश्चन में चलते, फिर लाएंगे इस क्वेश्चन को कभी, तब समझ में आएगा। डैश हवा में नमी का अवशोषण की प्रक्रिया है, लेकिन चला क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं न, जब बोरा में आज है ना, तुम लोग करता क्या है, आज ही मास्टर लग, कल हऊ मास्टर लग, अब परसों हऊ मास्टर लग,
तो पते नहीं चलता है, माँ कसम पता चला कि आज है ही खाना खा लिए, कल है खा लिए, परसों है खा लिए, पते नहीं चलता पेट झड़ केकरा से रहा है। अब बाद में ऐसा न परपरा के झड़ जतो कि देहात में कुछ न बच तो शहीद हो जाए। ई खातिर ई काम नहीं कर, एक या तो हमसे पढ़ न दूसरा कहीं और जाके पढ़, तू मास्टर को फॉलो कर। कहता है डैश हवा में नमी को अवशोषण की प्रक्रिया है। चला रे ये सब क्वेश्चन कभी नहीं मिला होगा तोरा। डिलेक्वेशंस कहते हैं इसको। डिलेक्वेशंस एक प्रोसेस है जो हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। हवा में जो भी नमी रहेगा उसको अवशोषित करने की प्रक्रिया को डिलेक्वेशंस कहते हैं। ये एक मशीन के द्वारा किया था, तुमको उतना नहीं जानना है, ये तुमको ध्यान में रखना है। कैपिलरी एक्शन द्वारा द्रव ऊपर तो झोल है, चला द्रव ऊपर चढ़ता है, तुम लोग पढ़ता होगा ना, चला ऊपरों चढ़ता है नीचे उतरता। हम बोले ना क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, बड़ा झोल है विज्ञान में, ठीक ना। द्रव पढ़ाना बहुत आसान है, विज्ञान हम देखते हैं 800 वाला मास्टर तोरा ही पढ़ा देगा, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन तोरा रिजल्ट तक नहीं पहुंचा पाएगा, एक गारंटी है। जितना भी अब चला वही बात है, कुम्हार से बिजली ठीक करवाएगा तो बिजली ठीक होगा, पंखा तो ऐसा चलेगा कि पते नहीं चले, चल उतने स्पीड से रहा है बट चल उल्टा रहा है। तोरा लगेगा स्पीड तो उतने है, हवा का ही नहीं दे रहा है। हवा इसलिए नहीं दे रहा है कि कुम्हार से भी स्विच लगवा लिया है, ठीक ना, लगा दिया कैपेसिटर उल्टा, पंखा चलवे करेगा, हवा नहीं मिलेगा। कहते हैं कैपिलरी एक्शन में लड़का पढ़ लेता है, द्रव ऊपर चढ़ेगा, द्रव का ऊपर चढ़ना केशिकत्व कहलाता है, कैपिलरी कहलाता है। लेकिन हम नहीं पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं द्रव का उतार। केशिकत्व एक घटना है जिसके द्वारा द्रव ऊपर भी चढ़ता है नीचे भी उतरता है। पानी रहेगा तो चढ़ जाएगा, पारा रहेगा तो उतर जाएगा। बुझले गड़बड़ हो बुराम जब बढ़िया से चढ़। द्रव ऊपर चढ़ता या उतरता दोनों। ऑस्मोसिस सब जानता होगा, चला ऑस्मोसिस के कारण फूलता है, फूलना सटकना जो हम लोग कहते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी शुद्ध करते हैं। एब्जॉर्प्शन अवशोषित करना, अवशोषित करना। लेकिन एब्जॉर्प्शन यहां जो अवशोषित करना है, यहां तुम कहेगा चला नमी का अवशोषण, लड़का यहाँ एब्जॉर्प्शन का हिंदी होता है, चला इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है अवशोषण। लड़का का अच्छा अवशोषण एब्जॉर्प्शन इंग्लिश तो लिखल है जेब बोरा में। डिलेक्वेशन को कहते हैं हवा में नमी का अवशोषण। एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण होता है, लेकिन डैश हवा में नमी, हवा के नमी को अवशोषित करना डिलेक्वेशन कहलाता है। जल्दी से लिख तीनों ऑप्शन। तुम जिसके पास जीरोक्स है, तुम्हारे पास तो जीरोक्स नहीं होगा, जीरोक्स नहीं होगा तो की करेगा, प्रिंट नहीं होगा तुम्हारे पास, एक बार 10 गो सेट का प्रिंट निकलवाया करो। बी नंबर ऑप्शन लिख देगा, उसके सामने ये बात लिख देगा, और तब रिवीजन में ध्यान रखेगा तोरा की लिखना है। चला हम तो इतना बार रिवीजन करवा देंगे, तोरा टेंशन ही नहीं होना। एब्जॉर्प्शन सी नंबर ऑप्शन देके लिख लेगा, अवशोषित करना। ऑस्मोसिस लिख देना, फूलना। हो गया, हो गला हो चला। अगला की है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। चला रे हम एक बात जानते हैं, भौतिक मतलब होता है मिल जाना। भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें भाई हमर सुना, हमर भौतिक परिवर्तन मतलब होता है मिल जाना, मिलना। 2 टाइम चला क्लास फ्री है, एगो सुबह में न्यूमेरिकल का और एक अभी डिस्कशन का। सुबह 9 बजे न्यूमेरिकल का क्लास लाइव आते हैं हम, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज है डिस्कशन, आप कभी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। भौतिक सुबह में 9 बजे मंडे टू फ्राइडे। रासायनिक परिवर्तन ये होता है चला ना मिले। तो देखो मिल जाए वो हम ऐसे कहते हैं, लड़का को याद रखो, मिल जाए वो भौतिक ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिक ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिक ना मिले वो रासायनिक। तो कहते हैं चला निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है जकरा में मिल जाएगा। तो देखो बर्फ पिघल जाएगा, बर्फ का पिघलना, अब पिघल के फिर बर्फ पानी बन जाएगा, पानी से फिर बर्फ बन जाएगा, तो बर्फ का पिघलना। अंगूर का किण्वन होना मतलब चला ओकरा से अल्कोहल बना लेते, फिर अल्कोहल से अंगूर बनेगा क्या। ये अंगूर है, अंगूर के किण्वन के फलस्वरूप अल्कोहल बनता है, और फिर अल्कोहल से तुम अंगूर प्राप्त कर पाएगा कि नहीं मिलेगा। तो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक हो गया। फल पक जाएगा फिर कचका मिलेगा, दूध से दही बन जाएगा, नहीं मिलेगा। तो खाली अंगूर का किण्वन, एक लाइन और यहां पर हम ऐड करेंगे, नोट करके लिख लेगा, अंगूर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। अंगूर के किण्वन मतलब चला फर्मेंटेशन पूछता है, अंगूर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता। अंगूर के किण्वन से कौन अल्कोहल बनता, चला इथाइल अल्कोहल बनता। अंगूर के किण्वन से
कौन अल्कोहल बनता? इथाइल अल्कोहल बनता। अंगूर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता। अंगूर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता। अंगूर के किण्वन से क्या बनता चला? इथाइल अल्कोहल बनता। अब आ जाओ अगले में, कहता है CaO। रे चला, जानते हुए नहीं बना पाएगा। अब मिला होगा ये क्वेश्चन तो तुम्हारा दिल कह रहा होगा हो ये तो मिला था। CaO, हम तो कहते हैं हमारे क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर में नहीं मिले तो अगले दिन से नहीं आना है। हमारे क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं ना वो प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हो तो अगले दिन से नहीं आना है पढ़ने। CaO कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र का द्रव्यमान तो सब जानता है। चला द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करना है, एक 20 × 40 ऑक्सीजन होलो चला 8 × 16, ठीक ना। कैल्शियम के होलो 40, द्रव्यमान निकालेगे हो ना, द्रव्यमान निकाल दें चला, द्रव्यमान हो गलो 40, ऑक्सीजन के हो तो चला 40 × 16, तो 40 × 16 हो गलो चला 56। 56 तो सब जगह है पूरे एकदम, ये 5.6 है U, 56 U, 56 ग्राम, 5.6 ग्राम। IAS लेवल का ब्रेन लगता है ग्रुप डी के क्वेश्चन सेट करने में, तो करोड़ों में सर हजारों नहीं निकाल सकता है, सब के 100 में 100 आ जाएगा। अब चला 56 तो आ गया, अब अगर जंतर बनाएगा, बनेगा कैसे? बना ले तू, चला तोरा में वो हिम्मत है, काहे टेंशन ले रहा, रुक ना। 56 U आएगो है G, तो चला जब U और G रहे ना तो U नोट करके लिख लेंगे हम लोग। कभी कभी जियो में आंसर रहता है, कभी कभी माइक्रोन में भी आंसर रहता है, आगे हम बताएंगे, इसी में हम सेट कर दिए। U बोले तो ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, इसको हम कहते हैं चला एटॉमिक मास यूनिट्स, और G बोले तो कहते हैं, रुक जा एकदम डिटेल कहीं नहीं, हम एक के बार में कर दें चला, जब तोरा टेंशन ने हो फेरो पढ़े क्या रिविजन करबो हम, ओकरो टेंशन हम। और चला रे U को हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और तनी बढ़ा देते हैं, रुक इसलिए बढ़ा देते हैं कि तोरा न तो हो जो तो दिक्कत। एटॉमिक मास यूनिट तुम कहेगा हिंदी में परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसको ये तुम्हारा फर्स्ट आंसर होगा। G4 हो गलो चला ग्राम, ई चला तुम्हारा सेकेंड आंसर होगा। अगर U में नहीं रहेगा तो वैसे नॉर्मली व्यक्त किया जाता है यूए से, एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई से किसी भी तत्व का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, तो हम थोड़ा लिखा दिए फर्स्ट और सेकंड। अब यहां 56 U आया, तो जो संभल के नहीं मारेगा, जो संभल के नहीं मारेगा वो 5.6 मार सकता है, जो संभल के नहीं मारेगा 5.56 ग्रामों मार सकता है, और संभल के नहीं मारेगा तो यहां मारेगा, पूरा संभल के मारेगा तो यहां मारेगा। काहे कि कॉन्सेप्ट है चला के पास। जल्दी लिख, जल्दी लिख। U वाला पहला ऑप्शन होगा, U वाला नहीं होगा तो G वाला आंसर भी सही होगा। हो गया, हो गया। अरे होलो रे, कहते पीदी है रे चला, ग्रुप डी तो है, कहेगा ओ द्रव्यमान मांगा है, ए बना देंगे, ए बोरा में चल जाएंगे, मामला है तो गड़बड़। लेकिन तोरा हम जाने नहीं देंगे इस बार तोरा हम लेके जाएंगे, हम हैं साथ में, तोरा बोरा से निकाल के ऊपर पार लेके जाएंगे, खाली एकदम रेगुलरिटी तुम मेंटेन करो। अगला APGAR स्केल क्या है चला, ये खूब पूछा है इस बार। APGAR स्केल कुछ नहीं है, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति को निश्चित करने का स्केल है। अगर तुम APGAR का फुल फॉर्म लिखना चाहते हो, यहां तुमको नहीं दिख रहा होगा, A4 होता है अपीयरेंस, नहीं अगर दिख रहा है तो A4 होता है चला, A4 होता है, हम लिख देते हैं A4 होता है अपीयरेंस, कि बच्चा कैसन दिख रहा है, कि बच्चा जो है माई पे गया है कि बाबूजी पे गया है कि केकरा पे गया है। P4 होता है चला पल्स, पल्स उसका कैसा है बच्चा के। और बाद है G4 होता है सर ग्रीमेश, G4 होता है ग्रीमेश। ग्रीमेश तुम्हारा हो गया, यहां पर लिखा हुआ है रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स बच्चा कैसा दे रहा है। उसके बाद है A4 होता है चला, यहां पर A बोले तो एक्टिविटी, बच्चा में एक्टिविटी है कि नहीं, यही APGAR स्केल है। देखना जब धिया पुता होता है ना तो तुरंते आ जाएगा बच्चा चेक करने वाला, बच्चा चेकी डॉक्टर।
अब बच्चा चेकी डॉक्टर खट से उठा के देखे, हिल डोल रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, मारते हैं तो चोट लग रहा है, यही सब चेक करता है। तो GAR, आर बोले तो रिस्पिरेशन, रिस्पायरेशन मतलब बच्चा बढ़िया से सांस ले रहा है कि ओकरा ऑक्सीजन लगा के वेंटिलेटर पे रखना होगा, रिस्पिरेशन, यही सब चेक करता है। और चेक करके चला तो लिख लो। कभी कभी पूछ देता है APGAR में पी के मतलब की, तो पी के मतलब पल्स होकर सही, इतने चीज चेक करता है कि अपीयरेंस सही है कि नहीं, नाक कान टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो गया है, पल्स अगर सही है कि नहीं। जी ग्रीमेस मतलब हो गया, चला ग्रीमेस की अगर हम बात करें तो ग्रीमेस का मतलब होता है रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं बच्चा, और एक्टिविटी उसकी सही है कि नहीं, इधर उधर हिला डुला रहा है कि नहीं, आर रिस्पिरेटरी सांस बढ़िया से ले रहा है कि नहीं। जल्दी लिख, जल्दी लिख चला। कभी कभी किसी खास का ही तुमको फुल फॉर्म पूछ देगा, कभी कभी किसी खास का ही तुमको फुल फॉर्म पूछ देगा। APGAR स्केल एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है। लिख लिया? अरे लिख ले रे भाई, जल्दी लिखिए लिया होगा तुम, जल्दी इस क्वेश्चन नंबर देके लिख लो, अपने पता चल जाएगा। APGAR फुल फॉर्म कभी कभी किसी किसी का पूछ देता है। कहता CaCl2 चला Ca हो तो चला 20-40, Cl2 Cl हो तो चला 17 35.5। अब चला कहता है CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा, तो सब यूए में है तो टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। कैल्शियम हो गया चला 40, अगर हमको द्रव्यमान की बात करेगा तो 40 प्लस 35 है, 35.5 है तो 35.5 35.5 गुना 2 बराबर हो गया 71। ये हो गया चला 40 प्लस 71 इज इक्वल टू A का 7 4 11, 111 U इज द आंसर, is the answer, you will get the answer। जल्दी लिख, 111 U is the answer। अब तू ही निकाल लेगा बहुत आसानी से, में कोई झोल नहीं है, लेकिन इसके लिए तुमको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। नहीं हो पता तो 20 तक या कहां तक कितना तक याद रखेगा, मास्टर नहीं बताएगा, 20 तक पूछता है, 20 तक याद रखो। हो गलो, अगला में चले। अब अगला क्वेश्चन देखो, चला अगला में झोल है, अगला में देखो माइक्रोन लिख दिया है, ठीक ना, ये प्रिंटिंग एरर है, चला यहां यूए होगा, यहां सब जगह बोर्डे का एरर है, कहीं कहीं 2-3 बारी पूछा है, एक जगह सब जगह यू कर दिया, एक जगह माइक्रोन पूछ दिया, इसीलिए हम बोले घबराना नहीं, ना तो ऐसा देखेगा कहेगा ये तो मास्टर देखो पढ़े हुए नहीं किया, नहीं यूए है, NaCl है, इसीलिए क्वेश्चन भी हम लाए हैं खोज के तुम्हारे लिए। Na का होता है चला 11-23 और Cl तभी तुरंत पढ़े 17.35। अब तुम कहेगा ये हमारा एवे नहीं करता, तो हम तब की करेंगे बता, एक उपाय की है, अगर द्रव्यमान बता एक हो जाएगा 23 अब प्लस 35.5, ये हो जाए तो 5 3 8 58.5 U। अब चला रे ये 58.5 585 लड़का मार सकता है, 5.85 मार सकता है और 0.585 भी मार सकता है, और लास्ट में जब ये तीनों से निकल कर आएगा तो सही आंसर मारेगा 58.5। जल्दी से लिख, जल्दी लिख ले, अरे लिख ले रे भाई हमर सोना हमर, जल्दी लिख लिया ना, एकदम संभल के, मास्टर का ओरिजिनल कर्तव्य हर डाउट पे बच्चा को टोक के रोक के सिखा दे। अगला कहता है एक तत्व, देखो हम लाए थे ना संयोजकता वाला, हम बोले थे ना मेरा सीढ़ी सेट है, पिछले सप्ताह लाए थे ना CuO में Cu का, याद है, NH3 में N का, यही वही सेटिंग है। कहते हैं एक तत्व फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता, हम बोले थे A3O4 में कहे ना एकर संयोजकता मतलब एकर नंबर है, एकर संयोजकता मतलब एकर नंबर। अगर हमको कहे ए की संयोजकता तो ए की संयोजकता कितनी, एकर संयोजकता एकरा पर है 4, ओ की संयोजकता अगर हम बात करें ओ की संयोजकता तो ओ की संयोजकता इस पर है 3, एकर संयोजकता चला एकरा पर, एकर संयोजकता एकरा पर, तो हम बोले ना मर्सिडीज सेट बार जो पिछला सप्ताह क्लास किया होगा 100% अगर में कॉन्फिडेंट आ गया होगा कि अब हमको क्या करना, नहीं आया है तो दोबारा और कर देंगे, सीधे लगेगा एग्जाम हॉल में। A3O4 यही से इतना झोल करना कहा है, एक ही कहेगा तो एकरा पर नहीं देखेंगे, एकरा पर देखेंगे, कितना है 4 ना, तो आंसर लिख जल्दी चला, हो गलो, जल्दी लिख, एकर वाला एकरा पर देखना है, एकर वाला एकरा पर देखना है। नेक्स्ट
डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेती है। चला रे N2 की अगर हम बात करें तो N2 में चला ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यहां देख लो। और कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लेते हैं, तो यहां साझेदारी में जो भाग लेते हैं 3 2 5 है ना, एक नाइट्रोजन है, ई नाइट्रोजन की 1 2 3 4 5। आप कहिएगा कैसे, तो तुम देखो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें चला एकदम आराम से ये पढ़ना पड़ेगा तुम्हारा। नाइट्रोजन का होता है 7, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2s2 2p 2 2 4 3 7 1s2 2s2 2p3। अब चला बाह्यतम कक्षा में देखो कितना इलेक्ट्रॉन, 5 ना, तो 5 है तो 3 एकरा में हो गया, 2 एकरा में हो गया, तो देखो ये 3 2 5 हो गया, एकरा में 3 2 5 हो गया। तो अब चला देखो, अब इसको 8 चाहिए, नहीं पढ़ा है तो गड़बड़ हो जाएगा। तनियो मनी जानता था किसी को भी स्टेबल होना है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 2 5 है, 3 को एकरास ले लिया तो 8 हो गया। एक पास 3 2 5 है, 3 एकरास ले लिया तो 8 हो गया। तो चला रे कै गो साझेदारी में भाग लिया, 6 गो साझेदारी में भाग लिया। कहेगा कितना जोड़ा, ध्यान देना, साझेदारी में भाग लिया, साझेदारी में अगर कहेगा कितना जोड़ा, कितना जोड़ा, तो जोड़ा कहेगा तो चला 6 गो लिया है तो 3 जोड़ा है। अब कहेगा कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, तो कितना इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, 3 गो एक कर, 3 गो एक कर, कितना जोड़ा तो 3 गो। यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है, डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में आबंध बनाने, संख्या पूछ रहा था, संख्या पूछ रहा 6 गो, और जोड़ा पूछता था 3 गो। जल्दी से छाप, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, अगर क्वेश्चन की सेटिंग और हमरा करना पड़ेगा। जल्दी लिख, राइट इट डाउन। कितना जोड़ा पूछेगा, चला 3 जोड़ा, कितना इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 6 हो गया। अगला, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेटिंग का मतलब नहीं कहते डिहाइड्रेशन हो गया है, पेट जड़ी हो गया है, मतलब पानी चल गया है, मतलब खाली पानी निकला है, मतलब पानी निकल जाना। तो कहते हैं डिहाइड्रेटिंग मतलब होता है सर पानी का निकलना, पानी का निकलना, पानी का निकलना डिहाइड्रेटिंग कहलाता है। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। तो कहते हैं इथेनॉल है, इसको इथेन में इथीन में परिवर्तित होगा, ये इथीन जाके इथेन में परिवर्तित होगा। लेकिन यहाँ डिहाइड्रेटिंग देखो हीट का सिंबल है, इसके रूप में हम लोग H2SO4 का उपयोग करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। इसीलिए चला हम अपने किताब में ना एगो रिएक्शन का अलग चैप्टर बनवा दिए कि सारा रिएक्शन एक जगह रहेगा, एक बच्चा एक के बार में देख लेगा। हो गया, हो गया। जल्दी से रिएक्शन लिख। इथेनॉल जब कॉन्क H2SO4 के उपस्थिति में हीट करते हैं तो से पानी निकल जाता है, इथीन में बदल जाता है। इथीन H2 या पैलेडियम की उपस्थिति में इथेन में बदल जाता है। राइट इट डाउन। सांद्र सल्फ्यूरिक निकेल उत्प्रेरक ये हाइड्रोजनीकरण करने में उत्प्रेरक का काम करता है। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण में निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। जल्दी लिख, हाइड्रोजनीकरण में निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। हाइड्रोजनीकरण में निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सर सोख लेता है। जल्दी से रिएक्शन लिख लिया। अगला क्वेश्चन देखो, कहता निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। अरे चला हम लोग अम्ल क्षार के डेफिनेशन कथी पढ़े हैं, देखो तो अम्ल क्षार। चला रे 1300 फीट नीचे का क्वेश्चन है। अम्ल कहता है जो H+ देगा या जिसमें H+ होगा, आई कहते हैं जो H- देगा। तो चला रे ये H+ देगा तो अम्ल है, वो H- देगा तो क्षार है, यही ना है। तो अब चला हमरा बता निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। एकरो में OH है, एकरो में OH है, एकरो में OH है, एकरो में OH। ये तो इहो क्षार, इहो क्षार, इहो क्षार, तू कहेगा इहो क्षार नहीं, क्षार नहीं। C2H5OH इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है। चला रे क्षार नहीं है, क्षार नहीं है, क्षार नहीं है, क्षार नहीं है, क्योंकि चला हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन है इसमें। तुमको ऐसा में अगर नहीं समझ में आए तो जो ऑड टाइप का ऑप्शन हो, लेकिन वो कैसे पता चलेगा जब तुम कंप्लीटली अच्छे से इसको स्टडी करेगा कि कैसे कैसे मामला फंस रहा है। C2H5OH होगा, इथाइल अल्कोहल है, ये क्षार नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका B फॉर बॉल, जबकि सब में OH है। कहता है OH देगा क्षार है, H+ देगा अम्ल है। तो इतना आसान थोड़े, करोड़ों में हम बोले हजारों को छांटना है, मामला तो गड़बड़ होबे करेगा। हो गया।
हो गया, जल्दी से लिख लिया? अरे लिख लिया रे भाई, बार बार इसलिए बोल देंगे जल्दी लिखेगा। चला हमार द नेक्स्ट वन इज, कहता है किसी व्यक्ति में द्वारा डैश लेने पर, चला रे एक बात बताओ, कथी चीनी ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा चीनी हो गया तो नमक डाल दो, चीनीपन कम हो जाएगा। नमकीन बहुत ज्यादा हो गया तो चीनी डाल दो, नमकीनपन कम हो जाएगा। मतलब उल्टा डालोगे तो वो गुण उसका खत्म हो जाएगा। वैसे ही अगर हम अम्ल है इसमें क्षार मिला देते हैं, HCl अम्ल है इसमें क्षार मिला देंगे तो चला रे लवण, लवण यानी साल्ट और जल बन जाएगा, एसिडिटी तो खत्म हो जाएगा। तो जितना भी कहते हैं ना एसिडिटी, एंटा एसिड जो एसिडिटी को खत्म करते हैं, तुम खत्म भैया एसिलॉक। एसिलॉक में क्या है, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाता है, खट्टा खट्टा डकार आता है क्योंकि एसिड का स्वाद खट्टा होता है, तो खट्टा खट्टा डकार रहता है। तो एसिडिटी को कम करना, चीनीपन को कम करना तो नमक डाल लेंगे, एसिडिटी को कम करना क्षार खा लेते हैं। तो जितना गोली है उस एसिडिटी कम करने वाला सब में क्षार है। क्या है, क्षार है। जितना गोली एसिडिटी कम करने वाला है एसिलॉक तुम खाता है ना, वो क्या है, क्षार है। जैसे क्षार मुंह के अंदर जाता है वो अम्ल से अभिक्रिया करवाता है, साल्ट यानी नून बना देता है, यानी नून के लाइक कंपाउंड बना देता है, एसिडिटी खत्म करता है और जल बनाता है और आराम से तुम सुसु कर देता है और निकल जाता है। तब मामला क्या है, चला किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो जाएगा। एसिडिटी ठीक तब होगा जब वो क्षार लेगा, तब उसकी अम्लीयता खत्म हो जाएगी। चीनीपन को खत्म करना तो नमकीन लेना पड़ेगा। अब चला क्या देखो, सिरके का घोल एसिड होता है, एसिटिक एसिड। नींबू क्या लेना है हमको, क्षार लेना है तभी खत्म होगा। नींबू का रस साइट्रिक एसिड। छाछ यो में चला एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। बेकिंग सोडा का घोल क्षार है, क्षार है चलाते, ये एसिडिटी को कम करना थी, क्षार खा लोगे तो और कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अम्ल क्षार से विक्रिया करके लवण और जल देता है। खत्म, क्लियर। तो लिख लेंगे एक लाइन हम लोग, देख लो ये आदमी को एसिडिटी है, बेचारा पेट पकड़ के बैठल है, बेकिंग सोडा एक खिला दो। बेकिंग सोडा खिला दोगे तो एसिड जो है बेस से अभिक्रिया कर लेगा और लवण और जल बना देगा, एसिडिटी खत्म हो जाएगा। राइट इट डाउन, हो गया। क्या एक लड़का है बहुत ज्यादा मैसेज कर रहा है, चला देखिए कुछ बच्चे, एक लड़का है मैसेज कर रहा है कि सर कुछ करिए कि मेरा कोर्स ओपन नहीं हो रहा है या एक कॉल नहीं उठ पा रहा है। सर देखिए मैं बता रहा हूं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरे लगभग 8 ऑपरेटर ऐसे हैं जो काम पे लगे हुए सिर्फ कॉल उठा रहे हैं। पहले हम 3 से काम, हमको लगा 3 आदमी से काम चल जाएगा। 8 ऑपरेटर मेरे पास है, 6 ऑपरेटर धुरीना का है, 14 ऑपरेटर कॉल उठा रहा है चला, लेकिन कॉल उठा नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि ऐप उतना, सर कोई भी पेमेंट गेटवे उतना लोड ही नहीं ले पा रहा है। हम लोगों ने 3 पेमेंट गेटवे, 2 पेमेंट गेटवे कल फिर से लगाया, लेकिन 3 पेमेंट गेटवे भी लोड नहीं उठा पा रहा है। इसलिए जिनका भी कोर्स का पैसा कट गया है सर, 99 रुपया जो आपने हमें दिया है, वो पैसा अगर आपका कोर्स परचेज में नहीं दिखा रहा तो आपके अकाउंट में 24 घंटे के अंदर बैक हो जाएगा और आप फिर से पे कर दीजिएगा। तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है चला, हम तुमको बताते हैं इसमें मामला क्या है। बस चला, जो लोग कोर्स नहीं भी खरीदे हैं 1 मिनट सर टाइम देंगे तो हम बता देंगे, थोड़ा सा मेरे लिए चला, नहीं खरीदो तुम कोर्स उसके लिए दिक्कत नहीं है। ये होता क्या है चला कि अगर मान लो कि ये स्टूडेंट है और इसके बीच में एक पेमेंट गेटवे जो तुम कहता है गूगल पे मान लो लगा हुआ है, गूगल पे लगा हुआ है और यहां पर ये मान लो अकाउंट है, इस अकाउंट में जाना है। तो होता क्या है कई बार कि तुम स्टूडेंट हो, तुमने इसको पेमेंट कर दिया, अब ये पेमेंट क्या करता है, इसके बीच में चला, यहां पर ई क्या करता है, ई यहां डायरेक्ट नहीं देता है पेमेंट। ई कहां से देगा पेमेंट, इसके पास पैसा तुम थोड़े जमा करके रखे हो। ई क्या करता है चला, ई कहता है बैंक को कि बैंक से पैसा ही ले लेता है। नहीं ऐसे भी नहीं तुम समझेगा, हम थोड़ा समझाते हैं, बस चला 1 मिनट। ये लोग नहीं भी खरीदा कोर्स कोई दिक्कत नहीं। ये होता क्या है हम तुमको बताते हैं। जैसे ये तुमने गूगल पे किया, गूगल पे कहता है यहां पर बैंक को, ये बैंक है तुम्हारा, ये बैंक है, बैंक को कहता है तुम हमको पैसा दो, तो तुम हमको पैसा दोगे तो हम इसके अकाउंट में डाल देंगे। इसका काम खाली क्या है कि इसका आदेश दिया इसको, ये बैंक से पैसा लिया, बैंक से पैसा लेके अकाउंट में डाला, ठीक है।
अब होता क्या, तुम तो पे कर दिए, अब बैंक इसको दे नहीं रहा है, अब बैंक इसको दे नहीं रहा तो ये इसको दे नहीं रहा है, आई इसको दे नहीं रहा तो यहां पहुंच नहीं रहा, यहां पहुंच नहीं रहा तो कोर्स थोड़ा दिख नहीं रहा। ये तब अगर मान लो बैंक इसको नहीं देगा तो ये जो यहां मान लो तुम 100 टका इसको दिया, 100 टका जो तुम इसको दिया कि 100 टका का आदेश दिया कि तुम एकरा से लेके एकरा दे दो, अब ये एकरा दे नहीं रहा, ये कहेगा ना है तो आदेश नहीं मान रहा है ये। अब मान लो ये अगर बैंक एकरा दियो दिया, बैंक एकरा दे दिया, किसी कारणवश ये इसको ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, तो ये दो काम करेगा, या तो वो पैसा फिर तुम्हारे अकाउंट में रिफंड कर देगा, या नहीं तो कुछ समय के बाद इसको दे देगा। तो अगर मेरे पास पहुंच गया तो तुम्हारा कोर्स कंफर्म हो गया, कोर्स अपने आप शो कर देगा, और अगर मेरे पास नहीं पहुंचा तो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, क्योंकि रख ही नहीं सकता है, तो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, फिर से तुम रीपे करके फिर से पेमेंट का आदेश दोगे, फिर ये पेमेंट कर देगा। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, किसी का भी सर पेमेंट गेटवे में पेमेंट नहीं फंस सकता है। अगर पेमेंट गया होगा या तो वो मेरे पास आएगा या तो फिर मेरे चेला के पास लौट के चल जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और रही बात कोर्स के टाइमिंग की, तो अभी हम लोग 12 बजे तक देख पा रहे हैं। ऐप का सर हम कैपेसिटी भी बढ़ाने के लिए लगभग आज 10 बार फोन किए हैं, क्योंकि ऐप की उतनी कैपेसिटी नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने लगभग 10,000 बच्चों की कैपेसिटी को इंक्रीज किया है, और लेकिन उससे भी काम नहीं चल रहा है। तो फिर हम बात किए हैं, वो लोग भी अपना ऐप डेवलपर रात भर आज लगाएगा। तो अगर कुछ ऐसा हो पाया तो हम कोशिश करेंगे कि आगे हम आपके लिए एडमिशन का टाइम को 1 दिन के लिए भी बढ़ा पाएं या 2 दिन के लिए भी बढ़ा पाएं, वैसा कुछ हम कर सकते हैं कि थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो बच्चों को सुविधा होगी, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि आज हो जाए तो हम कर लेंगे सर। अगर मेरा भी कैपेसिटी फुल हो जाएगा, वैसे हम बोल दिए कि कैपेसिटी को कम से कम 30 से 35,000 और बढ़ाने के लिए, अगर वो लोग कर पाया तो हम लोग सर इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। और सर एकदम टेंशन नहीं लेना, जो लोग नहीं भी एडमिशन लिए हैं एकदम टेंशन नहीं लेना है भाई मेरे, इस पर बने रहिए आप 9 से 10 में, आज 7:30 से 8:30 में, और 9 से 10 में एकदम सर हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे। लेकिन वो बैच मेरा पढ़ाना जरूरी था, मजबूरी था, बच्चों की भी जरूरत थी, और मैं भी सर यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकता था क्योंकि वो मेरा भी कंटेंट है। और चला अगर 10 रुपया 20 रुपया भी तुम महीना का नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, हमको फोन कर लो, चला हमने टीम को आदेश देकर रखा। और तुम सोच रहा होगा कि सर एक्टिवेट नहीं करते, हो सकता है 1-2 बच्चे का इग्नोर भी हो जाए, वो लोग लिख भी दें कि मेरा आप फ्री में नहीं किए, लेकिन मैंने एक डेटाबेस बना लिया, वो लिस्ट भी हम तुमको दे देंगे कि जितने भी विकलांग बच्चे हैं, जितनी भी लड़कियां हैं या जितने भी लड़के हैं जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, मैंने उसका कोर्स फ्री में एक्टिवेट किया है, और आप उसको फोन कर लेना सर। लेकिन कंडीशन वही है सर कि हम भी जीना चाहते हैं, 4 से 5 घंटा अगर हम पढ़ाएंगे चला तो हमारे लिए भी तुमको 10-20 रुपया का दाम तो एकदम देना ही हो चाहिए। अगर तुम वो भी नहीं देता उसके बदले चलो गाली दे दो, ये तेरा दिल करता है दे दो। अगर तुमको लगता है ये भी उचित नहीं है, 20 टका महीना भी, 10 टका महीना भी, तो तुरा जे दिल करे वो कर लो, चला जितना गाली दे सकता है। वैसे बच्चों ने गाली नहीं दिया, हमको बहुत डर लगता था इसी चीज से। कहता है किसी स्थिति में अभिलंब किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। चला रे ये परावर्तन है, ये की है परावर्तन है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब देखो एक के तल में है, बोर्ड के तल में। यहां भी देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब सब एक के तल में है। तो आपतन हो कि परावर्तन हो, दोनों में एक के तल में होता है। तो लड़का खाली यहां पढ़ता है आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों एक के तल में होता है, यहां भी ना पढ़ता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक के तल में होता है। यहां क्वेश्चन देखो क्या करें, अभिलंब किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण सभी एक ही सतह में होते हैं। कहता है आपतन कोण की स्थिति में, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में, तो आंसर मारेंगे अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में ऐसा होता है। देख लो दोनों के पहला लॉ यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक तल में, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल में होगा। और इसी लॉ को दूसरे तरीके से पूछ दिया है। अगला, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में सबसे न्यूनतम होता है। चला रे पहले आता था 16 बिट, तो देखता अभी टिपेगा ना, तब बहुत देर के बाद रिस्पॉन्स देता था। फिर 32 बिट आया, अब 64 बिट कंप्यूटर आ गया, धाई धाई रिस्पॉन्स देता है, मतलब टाइम कम लेता है। तो कहता है कंप्यूटर के प्रोसेसिंग में समय न्यूनतम होता है जब 64 बिट होगा। तो हम कह सकते हैं प्रोसेसिंग का समय, प्रोसेसिंग का समय, प्रोसेसिंग का समय, प्रोसेसिंग का समय समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती, जितना ज्यादा बिट होगा उतना ज्यादा कम होगा। बिट की संख्या जितना ज्यादा होगा प्रोसेसिंग का समय उतना कम होगा। बिट की संख्या जितना ज्यादा होगा प्रोसेसिंग का समय उतना कम होगा। तो आंसर हो जाएगा 64 बिट। एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं, जल्दी से इसको लिख लो। प्रोसेसिंग का समय व्युत्क्रमानुपाती होगा बिट के, प्रोसेसिंग का समय व्युत्क्रमानुपाती होगा बिट के, प्रोसेसिंग का समय व्युत्क्रमानुपाती होगा बिट के। अगला, ये तो तुमको हम बोल दिए परावर्तन अपवर्तन सब में एक ही तल में होता है। यहां बोल दिया भैया अगर एसिडिटी कम करना, क्षार खाना होगा, इसलिए बेकिंग सोडा का घोल क्षार है।
अगला हम बोल दिए भैया ये कौन क्षार नहीं है, तो ये क्षार नहीं है, OH रहते हुए भी क्षार नहीं है क्योंकि ये अल्कोहल है। अब भैया डिहाइड्रेटिंग एजेंट सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में हम कहेंगे जोड़ा, अगर कहेगा तो 3 जोड़ा, अगर गोटा में कहेगा कितनी संख्या तो कहेंगे 6। अगला A2 ए का कहेगा तो O पर देखेंगे तो हो जाएगा 4 आंसर। अगला हम बोले यू में करना है, यू में एकदम संभल के करना है, यू में नहीं रहेगा तब जी में करना है, इसमें भी यू में करना है। इसमें आ जाए यू APGCAR, ये सब क्या है सर, ये बच्चों के लिए यूज किया जाता है जब बच्चा पैदा होता है। CaO इसमें यू में भी है, जी में भी है, सेम वैल्यू, इसका मतलब यहाँ यू में होगा, यू में नहीं रहेगा तब जी में आंसर होगा। ये चला मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, बर्फ पिघलेगा तो मिल जाएगा तो भौतिकी है। अगला हवा में नमी का अवशोषण, डिलेक्वेशंस, हवा में नमी का अवशोषण डिलेक्वेशंस होता है। फिर कहता है एक पदार्थ क्या होने पर अतिचालक, अतिचालक में चला प्रतिरोध का मान 0, ये पहला ऑप्शन होगा, बहुत कम ये दूसरा ऑप्शन होगा। अगला भोजन में प्राप्त करेंगे, चला भोजन से कैलोरीज मिलता है, केल्विन तापमान का एसआई मात्रक है, एम्पियर भी विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। कहता है भले हम बोले तो बड़का में बड़का, छोटका में छोटका, ये बड़का स्पेलिंग है तो अवतल होगा, छोटका स्पेलिंग है तो उत्तल होगा। अगला 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि का वेग 331 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला कहता है इंफ्रारेड विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, इसलिए आंसर विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। आइए अगर नहीं रहेगा चला तब मारेंगे सेकंड आंसर। अगला किसी वस्तु में उष्मा चालन की दर घर्षण पर निर्भर नहीं करती, देखो लंबाई पर निर्भर यानी आयाम पर, घनत्व पर भी निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी निर्भर करती है। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट, चला घबरा के नहीं मारना, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है -40 डिग्री पर। क्लियर है? नमस्कार। हाँ, कितना मेहनत करते हैं चला तुम लोग के लिए। अब तुम लोग है दुष्ट सब 15-16 घंटा पढ़, बेड़ा पार करेंगे तब मिलेंगे किसी स्टेशन पर, तब कहेगा प्रणाम सर, तब कहेंगे लाओ जल्दी से पैसा, फ्री में पढ़ा था, ठीक ना। बुढ़ारी में पेंशन तोरे से लेंगे और नहीं हुआ नौकरी तक कान के जड़ों में मारेंगे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं चला कल सुबह 9 से 10 में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और जितने भी लोगों का प्रॉब्लम है एडमिशन से रिलेटेड धीरे धीरे हम लोग सॉल्व कर देंगे। तुम ही लोग कहेगा हाँ सर अब हम लोग शांत है, लेकिन इस शांति करने के लिए 2-3 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि हम भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना ज़्यादा बच्चा आ जाएगा, तो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो सर हम लोग करते हैं और एकदम टेंशन नहीं लेना। जिन लोगों का प्रॉब्लम फंसा है सब हमारी टीम है, बहुत लोगों की 12 से 14 लोगों की, धीरे धीरे करके हम लोग चला सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है। एकदम हम जिंदा हैं चला, तब तक थोड़ा दिक्कत नहीं होने देंगे। नमस्कार, थैंक यू।